और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। आप जानते थे कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने उठा लिया, गिरफ्तार किया, उसके बाद सिसोदिया जेल में थे, लेकिन सीबीआई के बाद अब ईडी ने शिकंजा कस लिया है। अरविंद केजरीवाल के सबसे करीबी, सबसे विश्वसनीय, विश्वास पात्र और भरोसेमंद दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मनीष सिसोदिया को इससे पहले सीबीआई ने अरेस्ट किया था, सीबीआई ने कस्टडी में रखा, उनसे सवाल जवाब किए, उसके बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन अब ईडी ने, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने गिरफ्तार कर लिया है दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री को, पूर्व उप मुख्यमंत्री को। आइए अब आपको बताते हैं आखिर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी ने क्यों की है। सीबीआई से निकले तो आकर ईडी में फंस गए। देखिए जरा, मनीष सिसोदिया को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, ईडी ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। आज की सबसे बड़ी खबर यह है 8 घंटे पूछताछ हुई, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई है। ईडी शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, पैसों के हेरफेर की जांच। 7 मार्च को ईडी ने सिसोदिया से 7 घंटे पूछताछ की थी। आज सिसोदिया से 2 घंटे तक सवाल जवाब किए गए। सिसोदिया ने सही जवाब, संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद ईडी ने सिसोदिया को अपनी कस्टडी में ले लिया है और ईडी सिसोदिया को संभव है कल राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर सकती है और वहां रिमांड मांग सकती है। सीबीआई इससे पहले रिमांड ले चुकी है, अब ईडी रिमांड लेगी। सिसोदिया की जमानत पर भी कल ही सुनवाई होनी है, क्योंकि न्यायिक हिरासत में, जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल में थे। कल जमानत पर सुनवाई होनी है और उधर राउज एवेन्यू कोर्ट में रिमांड पर हियरिंग होगी और संभवतः बहुत मुमकिन है कि जमानत कल भी नहीं मिलेगी, हो सकता है ईडी को रिमांड ही मिले। जांच को लेकर सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था, कोर्ट ने उन्हें 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, लेकिन उससे पहले जमानत की अर्जी लगाई थी। सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई दोबारा, फौरन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, ये आपको बताने जा रहा हूं। अरविंद केजरीवाल ने फौरन ट्वीट किया, बीजेपी पर आरोप लगाया, कहा मनीष को पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया, सीबीआई को कोई सबूत नहीं मिला, रेड में कोई पैसा नहीं मिला, कल बेल पर सुनवाई है, कल मनीष छूट जाते तो फौरन आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। इसका एक ही मकसद है, मनीष को हर हालत में अंदर रखना है। रोज नए फर्जी मामले बनाकर जनता देख रही है, जनता जवाब देगी। कपिल मिश्रा, केजरीवाल के पुराने साथी, अब बीजेपी में है, उन्होंने लिखा मनीष सिसोदिया की ईडी द्वारा गिरफ्तारी स्वागत योग्य है। हवाला के माध्यम से पैसों का जो लेन देन शराब घोटाले में किया गया, उसकी जांच के लिए यह गिरफ्तारी बहुत जरूरी है। इस मामले में सत्येंद्र जैन की भूमिका भी जुड़ी हुई है। भ्रष्ट सिसोदिया को न्याय का सामना करना पड़ेगा। सुनिए जरा मनोज तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं और हरीश खुराना क्या कह रहे हैं। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहाँ भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते और दूध का दूध, पानी का पानी होगा ही होगा। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है। बहुत ही संगीन मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग एक गंभीर मामला होता है, लेकिन जिस प्रकार से अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट बांट रहे थे अरविंद केजरीवाल जी मनीष सिसोदिया के लिए, अब क्या कहेंगे। कुछ दिन पहले आप ही कहते थे कि ईडी और सीबीआई ने आपको क्लीन चिट दे दी है। अब जिस प्रकार से गिरफ्तारी हुई है, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं मनीष सिसोदिया केजरीवाल के करीबी किन सवालों के जवाब नहीं दे पाए, ईडी के किन सवालों पर सिसोदिया फंस गए। दरअसल ईडी सवालों की लिस्ट लेकर 2 दिन से पहुंची थी और ईडी ने आज सवाल किए। ये देखिए, तिहाड़ जेल में ईडी के अफसर बैठे थे मनीष सिसोदिया के सामने। कौन से सवाल थे इंपॉर्टेंट, देखिए, जिसके जवाब वो नहीं दे पाए। सवाल नंबर 1, मनीष सिसोदिया से पूछा गया 100 करोड़ की रिश्वत के बारे में आप क्या जानते हैं। उनसे पूछा गया आपने अपना फोन आखिर क्यों बदला, आरोप है कई फोन बदले। कहा तो जा रहा है इस पूरे घोटाले में 170 फोन तोड़ दिए गए, 1 करोड़ 40 लाख के फोन तबाह कर दिए गए। इसीलिए सिसोदिया से फोन पर सवाल किया गया। पूछा गया शराब नीति में आखिर बदलाव क्यों किया गया। सवाल किया गया दिल्ली के होटल में जो मीटिंग हुई उसमें शराब नीति के दस्तावेज की फोटो कॉपी की गई। आपको बताऊं, शराब नीति जो बनी, जो मंत्री ने बनाई,
जो सेक्रेटरीज ने बनाई उसकी फोटोकॉपी की गई, क्या किसी और को भेजी गई या किसी और ने नीति लिखवाई? किन किन लोगों को इस नीति का फायदा हुआ? गायब दस्तावेज कहां है? इसमें आखिर कितने पन्ने हैं? आखिर उस पेपर में क्या है शराब नीति को लेकर? डिजिटल सबूत से जुड़े हुए कई और सवाल उनसे पूछे गए। मनीष सिसोदिया ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। आखिर मनीष सिसोदिया के दिलो दिमाग में क्या है? कौन से राज दफन है? इसलिए अब कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया की हत्या हो सकती है। मनीष सिसोदिया इसी जेल में बंद थे, तिहाड़ जेल में, जहां से ईडी ने गिरफ्तार किया उन्हें। यह दिल्ली की तिहाड़ जेल है। कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के पास कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसे राज हैं जो वो खोल देंगे तो तहलका मच जाएगा। इसलिए मनीष सिसोदिया की क्या जान को खतरा है? रिपोर्ट देखिए। क्या मनीष सिसोदिया को मरवाना चाहती है आम आदमी पार्टी? क्या सिसोदिया की हत्या की साजिश हो रही है? क्या सिसोदिया के पास केजरीवाल के राज हैं? शराब घोटाले में 6 महीने लंबी जांच, कई गिरफ्तारियां और परत दर परत खुलासों के बाद सिसोदिया शिकंजे में है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि आम आदमी पार्टी नेता सिसोदिया की हत्या करवा सकते हैं। कि मनीष सिसोदिया के पास अरविंद केजरीवाल के राज हैं और वो राज उगल न दे मनीष सिसोदिया या कह न दे। इससे डरे हुए अरविंद केजरीवाल कहीं न कहीं मनीष सिसोदिया को जान से मारने की साजिश कर रहे हैं क्या? उनको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? सिसोदिया अगर सीक्रेट जानकारी ईडी सीबीआई को दे देते हैं तो फिर केजरीवाल के लिए मुसीबत हो सकती है। इसी दावे के साथ बीजेपी अब आप के उन आरोपों पर हमलावर है जिसमें कहा गया था कि सिसोदिया की जान को खतरा है। आपने उनको जेल नंबर 1 में रखा है जो सबसे खूंखार कैदियों के लिए है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनीष सिसोदिया की हत्या कराना चाहती है। भ्रष्टाचार का केस चलना, भ्रष्टाचार के आरोप में किसी का शामिल होना, कानूनी उसको सजा मिलना एक बात है, लेकिन उसको अपने रास्ते से हटा देने की साजिश करना ये दूसरी बात है। और कहीं न कहीं मुझे अरविंद केजरीवाल के साजिश की बू आ रही है। अगर बीजेपी की माने तो हत्या करवाने की आशंका के पीछे वो क्या राज हैं जिनके खुलने से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल फंस सकते हैं? अब बड़ी जानकारी ये कि आखिर सिसोदिया का दुश्मन है कौन? कोई क्यों मरवाना चाहता है सिसोदिया को? ऐसी कौन सी बात है जो मनीष सिसोदिया को पता है, जो वो बोल देंगे तो बवाल हो जाएगा? दरअसल शराब घोटाले में गिरफ्तार सिसोदिया से लगातार पूछताछ हो रही है। सीबीआई, ईडी घोटाले को लेकर लगातार सवाल कर रही है। शराब घोटाला 3000 करोड़ से ज्यादा का है। सोचिए, घोटाला 3000 करोड़ से ज्यादा का। मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी मंत्री थे। शराब नीति में बदलाव से बड़े बड़े कारोबारियों को फायदा हुआ और नुकसान सरकारी खजाने का हुआ। आम आदमी पार्टी नेताओं को मोटी रकम मिलने का भी आरोप है। माना जाता है नीति में बदलाव की जानकारी केजरीवाल को भी थी। पूछताछ में सिसोदिया अगर केजरीवाल का नाम ले लेते हैं तो दिल्ली के सीएम की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। सिसोदिया केजरीवाल के राजदार भी हैं। पार्टी फंड को लेकर सारी जानकारी सिसोदिया को। सिसोदिया पैसे का सारा लेन देन जानते हैं। पार्टी को चंदा मिलने का लेखा जोखा भी सिसोदिया देखते हैं। उनके पास सरकारी विभागों का भी ब्यौरा होता है। सिसोदिया पूरा कच्चा चिट्ठा खोल सकते हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर यह संगीन आरोप लगाए हैं। सिसोदिया को मरवाना चाहते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता। सुनिए जरा सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं और मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं। वायलेंट, हिंसक अपराधी बंद हैं। कई क्रिमिनल्स इतने हार्डन क्रिमिनल्स हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार हैं कि छोटे से इशारे पे भी किसी की भी हत्या कर सकते हैं। अगर मनीष सिसोदिया को जेल में जान का खतरा है तो एक बड़ा सवाल उठ गया कि ये आम आदमी पार्टी ये बात कैसे कर सकती है? दिल्ली की सारी जेल तो दिल्ली सरकार के पास है। उसके हेड अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो जिसके अंदर जेल है उसी का एक आदमी जेल में है और उसी को जान का खतरा है। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल से ही खतरा हो गया है क्या मनीष सिसोदिया को?
अब आपको बताता हूं, ये शराब घोटाले के तार हजारों किलोमीटर दूर से जुड़ रहे हैं। सिर्फ राजधानी दिल्ली नहीं, दिल्ली के कारोबारी नहीं, ये आप देख रहे हैं केसीआर और केसीआर की बेटी के कविता दिल्ली आ चुकी हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि के कविता का रोल कहां से आ गया, ये केसीआर की बेटी बीच में कहां से आ गई। बाकी तो ये कह रहे हैं, विरोधी ये कह रहे हैं कि दरअसल विपक्ष ये कह रहा है जहां जहां चुनाव है वहां वहां रेड हो रही। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, के कविता बहुत इंपॉर्टेंट है। के कविता यानी केसीआर की बेटी का पूरा रोल क्या है, उनको ईडी ने क्यों बुलाया है, ये आप देख रहे हैं। केसीआर की सुपुत्री के कविता, उनके बगल में आप देख रहे हैं अरुण पिल्लई। के कविता की एक कंपनी है, उस कंपनी का काम अरुण पिल्लई देखते थे, तो फ्रंट मैन इन्हें कहेंगे। दिल्ली शराब घोटाले के तार तेलंगाना तक पहुंच गए। ईडी ने कारोबारी अरुण पिल्लई को गिरफ्तार किया। अरुण को के कविता का भी करीबी माना जाता है। के कविता तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी है। अरुण पर 100 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप है। शराब नीति में बदलाव के लिए रिश्वत का आरोप लगा। अरुण से पूछताछ के बाद के कविता को सम्मन किया गया। अब आप पूरी चेन समझ रहे हैं। पहले ईडी ने के कविता को 9 मार्च को बुलाया था। के कविता ने ईडी से और वक्त मांगा था। अब ईडी 11 मार्च को के कविता से पूछताछ करेगी। कविता की शराब कंपनी इंडो स्पिरिट्स में 65% की हिस्सेदारी है। अब आप समझिए, केसीआर की बेटी की 65% की हिस्सेदारी है। दिल्ली में कंपनी के कारोबार के लिए 100 करोड़ की डील हुई। अरुण पिल्लई ने पूछताछ में ईडी को यह बात बताई है। कविता की कंपनी को वो खुद रिप्रेजेंट करता था और कविता की कंपनी में वो पार्टनर भी था। होटल ओबरॉय मेंडिस में एक मीटिंग हुई थी और जिसमें कविता, अरुण पिल्लई, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा मौजूद थे। इसी मीटिंग में रिश्वत देने को लेकर चर्चा हुई थी और उसके बाद के कविता को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। आइए अब आपको बताता हूं मैं, के कविता आ चुकी हैं दिल्ली, क्या कुछ कह रही है केसीआर की सुपुत्री, सुनिए। जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है, तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर डॉन से जुड़ी हुई है, क्योंकि डॉन को अब लग रहा है कि योगी से पंगा गलत ले लिया। अब अतीक को लग रहा है ये गलती बहुत महंगी पड़ने वाली, और इतनी महंगी कि कौन बचेगा कौन नहीं पता। तो एक्शन लगातार योगी की पुलिस कर रही है, दबिशें दे रही है, ढूंढ भी रही है। 2 शूटर ढेर किए जा चुके हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। लेकिन उमेश पाल की हत्या को आज 13 दिन हो गए। उमेश पाल का जो मर्डर हुआ 24 फरवरी को, आज उनकी 13वीं थी। अगली तस्वीर दिखाइए। उमेश पाल की 13वीं की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। उनकी माताजी, उनकी पत्नी उमेश पाल की तस्वीर लगी हुई है। उनके करीबी पहुंचे उमेश पाल के घर श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए, उनके परिवार से मिलने के लिए केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे थे। उमेश के परिवार को योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है और उनका कहना है कि जो हाल उमेश पाल के साथ हुआ, उमेश पाल के साथ जिस तरह से अतीक गैंग ने किया है, वही अंजाम अतीक और उनके भाई का होना चाहिए। सुनिए। प्रशासन अपना काम कर रही है, कार्रवाई हुई है, इससे हमको संतुष्टि है। हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांगते हैं कि अतीक अशरफ को मारा जाए। उमेश पाल की हत्या के 13 दिन हो गए। 13वीं पर उमेश के करीबी उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल भी उमेश के घर पहुंचे। योगी की पुलिस ने इन 13 दिनों में उमेश के 2 हत्यारों को ढेर कर दिया। उमेश की बहन योगी आदित्यनाथ से अतीक और अशरफ का भी वही अंजाम चाहती हैं, जैसे उनके भाई उमेश के साथ किया गया।
हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांग मांगते हैं कि आतिक अशरफ को मारा जाए। जब वो मरेगा तभी मेरे भाई को शांति मिलेगी। उमेश की 13वीं पर भी उनके परिवार की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उमेश की पत्नी को भी योगी पर भरोसा है। योगी आदित्यनाथ डॉन और उसके परिवार से उमेश की हत्या का हिसाब किताब जरूर करेंगे। प्रशासन अपना काम कर रही है, बाकी सब बाबा जी पे छोड़ दिया है। वही हमारे पिता है, वही सब कुछ अच्छा बुरा देखेंगे। हमारा भरोसा है मुख्यमंत्री पर पूरा? जी हाँ। योगी की पुलिस ने पहले अरबाज को ढेर किया, उसके बाद उस्मान मारा गया। अब उमेश का परिवार डॉन की पूरी तरह से खात्मे की उम्मीद कर रहा है। कार्रवाई हुई है, उससे हमको संतुष्टि है। अब आगे जो करेंगे मंत्री जी, हमको संतुष्टि है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये डर अतीक के बेटों को भी है। जो बात कह रही थी उमेश की पत्नी कि अतीक और अशरफ का भी एनकाउंटर होना चाहिए, यही डर अतीक के बेटे को सता रहा है। यह डर अतीक के बेटे अली को है। हर रोज पूछ रहा है किसका एनकाउंटर हो गया आज। हर रोज सुबह उठता है, ये जेल में है अतीक का बेटा, जेल से ही पूछ रहा है आज किसका एनकाउंटर हो गया। यानी इस कदर खौफ है कि योगी आदित्यनाथ की पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, 2 ढेर किए जा चुके हैं, यही डर है अतीक के बेटे को। देख रहे हैं आप, अतीक का बेटा जेल में है, सलाखों के पीछे है। यूपी की नैनी जेल में बंद है अतीक का सुपुत्र अली। प्रयागराज शूटआउट में एक्शन से डरा हुआ है ये। अरबाज और उस्मान के एनकाउंटर से अली की नींदें उड़ी हुई हैं और अली अहमद की रातों की नींद गायब हो गई। सोते सोते अचानक उठ जाता है ये। जेल में मौजूद पुलिस वालों से बार बार सवाल कर रहा है कि पूछ रहा है अब किसको टपका दिया गया। दिन में कई बार पूछता है अब किसको टपकाया गया। यानी इसको लग रहा है पुलिस जिस तरह से एक्शन में है, कई और एनकाउंटर्स हो सकते हैं। उमेश पाल केस में अब किसका एनकाउंटर हुआ, यह सवाल पूछता है वो। सुरक्षा में तैनात जवानों से यही बार बार पूछ रहा है, जो पुलिस वाले वहां सुरक्षा में जेल के अंदर है, नैनी जेल में। अतीक के बेटे अली को दरअसल एनकाउंटर का डर सता रहा है। उस्मान के एनकाउंटर के बाद से इसने खाना कम कर दिया है जेल में। बार बार जेल शिफ्टिंग पर भी सवाल करता है, कहीं इसका जेल तो शिफ्ट नहीं हो रहा, कहीं जेल से दूसरी जेल में तो नहीं भेजा जाने वाला है। जेल शिफ्ट करने के दौरान अब इसे एनकाउंटर की आशंका है। प्रयागराज के नैनी जेल में है फिलहाल ये बंद। जेल की जो तन्हाई है वो इसे परेशान कर रही है, इसलिए इसे अलग बैरक में रखा गया। बैरक में दिन भर गुमसुम बैठा रहता है। 5 करोड़ की रंगदारी मामले में अली जेल में है। अली ने पिछले साल कोर्ट में सरेंडर कर दिया था और इसके बाद से ही नैनी जेल में बंद है। अली की जमानत कोर्ट खारिज कर चुकी है, ये कहकर तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अपराध तुम्हारे लिए फैशन है, इसलिए ऐसे आदमी को नहीं छोड़ा जा सकता। अब जरा सुनिए उमेश का परिवार क्या कह रहा है, उनकी बहन क्या कह रही है, केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल क्या कह रहे हैं। हम लोग को मुख्यमंत्री से यही मांग है कि हमारी जो है भाई को मारा गया है बिना गुनाह। मेरा भाई जो है क्या बोल रहे एकदम से जो है कलम की जोर से लड़ाई कर रहा था, तो उसको भी लड़ाई लड़ना था ना। हमारे भाई को क्यों मारा? जब हमारे भाई को मारा तो बस हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांग मांगते हैं कि आतिक अशरफ को मारा जाए। जब वो मरेगा तभी मेरे भाई को शांति मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं उसको शांति, क्योंकि वो उसी से लड़ाई कर रहा था और किससे लड़ाई कर रहा था। बस हमारी लोगों की यही डिमांड है। लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सामाजिक मान्यताएं हमारी जो हैं आध्यात्मिक, उनका पालन करना पड़ता है। आज मुझे स्वर्गीय उमेश पाल जी के असामयिक हत्या और मृत्यु पर जो आज शांति पाठ हो रहा है उसमें मैं शरीक हुआ हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, ईश्वर उनके अपने श्री चरणों में उन्हें स्थान दे, उनके परिवार, समर्थक, प्रशंसक, अनुयायियों को इस महान दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। अब सोचिए जरा, अतीक को अब एहसास हो रहा है। अतीक साबरमती जेल में बंद है, अतीक को अब डर लग रहा है। अतीक को लग रहा है कि पंगा गलत ले लिया। ये जेल है जिस जेल में अतीक बंद है। अतीक कह रहा है कि गलत है, मार दिया उमेश पाल को। अतीक को लग रहा है ये टाइमिंग गलत है, अब कुछ भी हो सकता है। एक बार राजू पाल की हत्या की थी, उसके बाद अतीक का पतन शुरू हुआ। उमेश पाल की हत्या के बाद अब लग रहा है कि पूरा परिवार का खात्मा ना हो जाए। उमेश पाल मर्डर केस में अतीक से गलती हुई उसने माना है। उसका कहना है माफिया डॉन अतीक ने खुद इस गलती को स्वीकार किया। साबरमती जेल में कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे,
जेल में करीबियों से बातचीत में अतीक ने बातें कही हैं। कई बार सांसद और विधायक रह चुका हूं, इस बार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। उमेश पाल के मर्डर की मेरी टाइमिंग गलत थी, अतीक ने कहा। विधानसभा सत्र के दौरान यह घटना नहीं होनी चाहिए थी, इसकी टाइमिंग गलत हो गई बस। उमेश पाल मर्डर केस में माफिया अतीक आरोपी है और साबरमती जेल से अतीक को उत्तर प्रदेश लाया जा सकता है। अतीक ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दी है। अतीक के परिवार ने एनकाउंटर की भी आशंका जता दी है। साबरमती से लाने के दौरान एनकाउंटर की आशंका है उन्हें, और यह डर बेवजह नहीं है। यह डर इसलिए है कि योगी ने एक नहीं दो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट उतार दिए। देखिए जरा, यह है अमिताभ यश एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। अगली तस्वीर दिखाई जरा। यह अनंत देव जिस इलाके में रहते हैं उसमें उनके लिए प्रेम कितना देखिए लोगों ने कंधों पर उठा रखा है। अनंत देव भी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और इन दोनों को योगी ने लगा दिया है। सबसे पहले आपको बताता हूं कि अनंत देव हैं कौन, जिन्हें योगी आदित्यनाथ ने भेजा है। प्रयागराज शूटआउट के बीच ये एक और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की एंट्री हो गई है। अपराधियों के लिए यमराज का नाम है अनंत देव तिवारी। अब अनंत देव तिवारी को एसटीएफ में अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है। अनंत देव को कई बार पहले सस्पेंड किया गया और ट्रांसफर भी किया गया। दरअसल अनंत देव के काम करने का अंदाज बिल्कुल जुदा है, बिल्कुल अलग है। करियर की शुरुआत में ही इटावा में उन्होंने एक बड़े माफिया नेता पर एक्शन लिया जिसकी गूंज लखनऊ तक पहुंच गई थी। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा कभी। कुख्यात डकैतों के खिलाफ ऑपरेशन में जुट गए। जीआरपी में डीआईजी के पद पर तैनात अनंत देव फिर से चर्चा में आ गए। अनंत को यह चार्ज ऐसे वक्त में दिया गया है जब अतीक अहमद को साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश लाए जाने की चर्चा चल रही, जबकि अतीक और उनके परिवार ने एनकाउंटर की भी आशंका जताई। आपको बताऊं कि एसटीएफ चीफ अमिताभ यश एक तो खुद एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और दर्जनों एनकाउंटर में शामिल रहे हैं। अमिताभ की टीम में पहले अनंत देव भी शामिल थे और दोनों ने मिलकर कई बड़े एनकाउंटर्स को अंजाम दिया। कुख्यात डकैत ददुआ को आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। ददुआ के एनकाउंटर में भी अमिताभ के साथ आनंद देव भी शामिल थे और इन दोनों को योगी ने भेजा। इतना ही नहीं, ददुआ के साथ ही दोनों ने मिलकर ठोकिया का भी एनकाउंटर किया था, उसे भी ढेर कर दिया था। संयोग यह है कि उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित विकास दुबे कांड में अमिताभ यश के साथ अनंत देव भी थे। अमिताभ जहां पूरे मामले को लीड कर रहे थे, वहीं अनंत देव इस कांड के बाद चर्चा में आए थे। अब आपको दोनों एनकाउंटर स्पेशलिस्ट से मिलवाने जा रहा हूं, दोनों से आपका तारुफ कराने जा रहा हूं और इनके आने से कैसे एसटीएफ की ताकत और बढ़ी है यह भी आपको बताऊंगा। देखिए जरा, सबसे पहले बात अनंत देव की। ये दो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट देख रहे हैं आप और इस वजह से ये पूरा डॉन परिवार थर थर कांप रहा है। अतीक हो, अशरफ हो या उनके सुपुत्र हो। सबसे पहले अनंत देव, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट अनंत देव की एसटीएफ में तैनाती हो गई है। 100 से अधिक अपराधियों का एनकाउंटर किया इन्होंने। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में अनंत की पहचान है। अनंत देव तिवारी मूल रूप से फतेहपुर के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। 1987 बैच के आईपीएस अफसर हैं और 2006 में प्रमोशन के बाद आईपीएस बने। अपने शुरुआती दिनों से ही अलग पहचान बनाई उन्होंने। 1991 में इटावा में डीएसपी पद पर तैनात हुए। माफिया नेता पर कार्रवाई के बाद पहचान मिली। 1993 से बीहड़ में डकैतों पर काम करना उन्होंने शुरू किया। डकैतों के बारे में जानकारी हासिल करनी शुरू की। ट्रांसफर और सस्पेंड होने के डर के बिना काम करते हैं अनंत देव कि कर दीजिए ट्रांसफर, कर दीजिए सस्पेंड, सिर्फ काम पर फोकस। ददुआ और ठोकिया जैसे डकैतों के एनकाउंटर में शामिल रहे अनंत देव। अनंत देव को अपराधियों का यमराज भी कहा जाता है, यानी अनंत देव को देखते ही अपराधी समझते हैं यमराज आ गए। अनंत देव की तैनाती से माफियाओं की टेंशन बढ़ गई है और प्रयागराज शूटआउट के बीच अनंत देव की नियुक्ति हुई है। अनंत देव को यह बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जीआरपी में डीआईजी के पद पर भी अनंत देव है, यह अतिरिक्त जिम्मेदारी है। होली के पहले एसटीएफ का अतिरिक्त चार्ज उन्हें दे दिया गया। अगले एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है अमिताभ यश। इनके बारे में इससे पहले आपको बताया, अमिताभ यश के नाम से अपराधी कांप उठते हैं। ये दोनों अब एसटीएफ में, दोनों प्रयागराज में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर मशहूर है अमिताभ यश। बेहद तेज तर्रार अफसरों में अमिताभ की गिनती होती है। अपराधियों के खिलाफ सख्त रवैये के लिए भी मशहूर है। दहशत का पर्याय बने ददुआ के एनकाउंटर में अमिताभ यश भी शामिल थे।
21 जुलाई 2007 को ददुआ का एनकाउंटर किया गया था और ददुआ को खत्म करने के लिए 50 किलोमीटर पैदल दौड़ लगा दी थी उन्होंने। ददुआ पर 6 लाख का इनाम घोषित था। करीब 200 लोगों की जान ददुआ ने ली थी। इसके कुछ दिनों बाद कुख्यात डकैत ठोकिया मारा गया। अमिताभ यश ने 3 दर्जन से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं, यानी कि लगभग 36 एनकाउंटर से ज्यादा। विकास दुबे एनकाउंटर में अमिताभ, यश और आनंद देव दोनों थे। एनकाउंटर की सारी मुहिम अमिताभ ने ही देखी थी। एनकाउंटर करने वाली टीम को भी लीड अमिताभ ही कर रहे थे और गाइड भी कर रहे थे। यह आपने इनके बारे में देख लिया। तो एनकाउंटर भी बाबा का चलेगा और बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि बुलडोजर के लिए आपको बताऊं, बुलडोजर अभी भी चल रहा है, तैयार खड़ा है डीजल के साथ। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये बांदा की तस्वीर आप देख रहे हैं। अतीक के कुछ और ठिकानों की आज तस्वीरें ली गई हैं। ये बिल्डिंग जल्दी गिराई जा सकती है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं जफर का हाउस जो प्रयागराज में गिराया गया था। ये प्रयागराज में जफर का हाउस है, अतीक के करीबी। यहीं आकर अतीक का परिवार छिपा हुआ था। अब जफर का बांदा में भी घर है। अतीक जो बांदा में घर है जफर का, उस घर के बारे में आपको बताऊंगा कि उस घर में आज फोटोग्राफी हुई है और जल्द ही बुलडोजर पहुंच जाएगा। तो ये जफर का दूसरा घर है। ये आप देख रहे हैं, उसी घर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। प्रयागराज शूटआउट में अतीक गैंग पर शिकंजा कस गया है। बांदा में जफर की बहनों के घर की फोटोग्राफी की है पुलिस वालों ने। जफर की दोनों बहनों के घर की फोटोग्राफी कर ली गई है और बांदा विकास प्राधिकरण नगर पालिका ने यह फोटोग्राफी कराई है। अतीक की पत्नी जफर की बहनों के घर पर ठहरी हुई थी। 2007 से 9 तक यहां रही थी शाइस्ता परवीन और तब बांदा के जेल में बंद था अतीक अहमद। जब अतीक बांदा में था तो परिवार इस घर में रह रहा था। प्रयागराज में जफर के घर पर बुलडोजर चल चुका है। अतीक की पत्नी जफर के इसी घर में किराए पर रहती थी, यानी जफर के घर में रहती थी प्रयागराज में। उमेश पाल की हत्या के बाद शूटर इस घर पर आए थे। घर से पुलिस ने तलवार पिस्टल बरामद किया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता से मिलने के बाद फरार हो गए। प्रयागराज के बाद अब बांदा में भी बुलडोजर चलना है। बुलडोजर एक्शन की तैयारी पूरी है। सरकार के आदेश का इंतजार है। जफर अहमद जो है वो बांदा का ही रहने वाला है। बुलडोजर एक्शन के बाद से जफर फरार है। जफर की तलाश में पुलिस छापेमारी भी कर रही है। जफर के घर के पास एक गाड़ी भी बरामद हुई थी, वही क्रेटा गाड़ी जिस क्रेटा गाड़ी से उमेश पाल की हत्या की गई थी। तो बाबा का बुलडोजर और एनकाउंटर दोनों साथ साथ चल रहे हैं। आज की एक और अगली बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी। प्रधानमंत्री मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात मैं करने जा रहा हूं। मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज से मिल रहे हैं। अचानक प्रधानमंत्री आज स्टेडियम में पहुंच गए। अगली तस्वीर दिखाइए। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच था। ये आप देख रहे हैं स्टीव स्मिथ को, रोहित शर्मा के साथ प्रधानमंत्री मोदी। आखिर क्यों प्रधानमंत्री मैच देखने गए थे? अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं खिलाड़ियों से उसके बाद दोनों प्रधानमंत्री आकर मिले हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच ये मैच था। इस मैच में दोनों देशों के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उसके बाद क्रिकेट स्टेडियम में, ये नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है गुजरात का, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के पीएम दोनों रथ पर सवार थे। अब आप सोच रहे होंगे क्या मोदी मैच देखने गए थे या ऑस्ट्रेलिया के पीएम को मैच दिखाने गए थे, या इन सब से बहुत आगे की सोचते हैं मोदी? यही मोदी नीति और मोदी डिप्लोमेसी है। देखिए रिपोर्ट। क्रिकेट की पिच पर चौकों छक्कों की बरसात आपने देखी होगी। क्रिकेट की पिच पर आपने गेंदबाजों का करिश्मा और विकेटों की झड़ी लगते भी देखा होगा। लेकिन क्रिकेट के मैदान में दो देशों के रिश्तों को परवान चढ़ते शायद ही आपने देखा होगा। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के मजबूत रिश्ते की नई इबारत लिख गया। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच से पहले अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम हिंदुस्तान की उड़ान भरती डिप्लोमेसी का गवाह बना। क्रिकेट स्टेडियम में नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज का गर्मजोशी से स्वागत किया। फिर दोनों प्रधानमंत्री भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के कप्तानों से मिले
जब एक दूसरे का हाथ थाम कर हवा में लहराया तो मानो लोगों ने पूरे स्टेडियम अपने माथे पर उठा लिया। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज इन दोनों भारत के दौरे पर हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने गुजरात से की है। ये मोदी की सोच का ही नतीजा है कि उन्होंने इस दौरे को क्रिकेट से जोड़ दिया ताकि दोनों देशों के रिश्तों को नए पंख मिले। यही वजह है कि क्रिकेट प्रेमियों में इस मुलाकात को लेकर गजब का उत्साह दिखा। दोनों पीएम आ रहे हैं तो उत्साह तो होगा ही नहीं, कैसे नहीं होगा। गुजरात वाले हैं भाई मोदी। मैच तो हर रोज होती है, पीएम मोदी साहब यहाँ आते हैं ना अहमदाबाद में, गुजराती को मजा आता है। दरअसल ये मोदी की कूटनीति का खास अंदाज है जिसे उन्होंने बंद कमरों से निकालकर जनता के बीच पहुंचा दिया, जो जनता को भी पसंद आ रहा है और दुनिया में भारत का लोहा भी बनवा रहा है, जिसका फायदा साफ साफ दिख रहा है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रधानमंत्री ने क्या किया है। क्रिकेट ग्राउंड पर एक देश के प्रधानमंत्री को बुलाकर क्या हासिल हुआ, आप सोच रहे होंगे, तो अब आपको बताते हैं क्या हासिल हुआ। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, जरा देखिए। रोहित शर्मा नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम है और ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन स्टीव स्मिथ है। प्रधानमंत्री मोदी का ये नया स्टाइल है, नया अंदाज, जब से पीएम बने हैं इसे फॉलो कर रहे हैं। मेहमानों को खास अंदाज में उनका वेलकम, उनका स्वागत करते हैं, भारत की संस्कृति से रूबरू कराते हैं, दिल्ली के अलावा दूसरे शहरों में भी लेकर जाते हैं, जिससे मेहमानों को भारत की ताकत का पता चलता है। अहमदाबाद में 18 देशों के मेहमानों का स्वागत कर चुके हैं इससे पहले। उनकी डिप्लोमेसी मेहमानों को बहुत पसंद आती है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम को उनका अंदाज खूब भारा, इसलिए माना यह जा रहा है कि दोनों को इससे फायदा होगा। खास तौर से भारत को इसका जबरदस्त फायदा मिलेगा क्योंकि एंथनी एल्बनीज पूरी टीम के साथ भारत आए हैं, उनके साथ व्यापार मंत्री और संसाधन मंत्री भी भारत आए हुए हैं, उच्च स्तरीय कारोबारी प्रतिनिधि मंडल भी भारत में है। ऐसे में भारत ऑस्ट्रेलिया में कई समझौते हो सकते हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया चीन के साथ अपने व्यापार को घटा रहा है। हिंदुस्तान इस मौके का पूरा फायदा उठा सकता है और व्यापार 23 अरब डॉलर से आगे बढ़ा सकता है। उच्च शिक्षा, ऊर्जा, परिवहन में इसका फायदा ले सकता है हिंदुस्तान। ऑस्ट्रेलिया में 57,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं, बहुत से भारतीय छात्र जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, 57,000 से ज्यादा भारतीय छात्र अभी ऑस्ट्रेलिया में। उन छात्रों को इससे सीधे फायदा मिलेगा जो मोदी की क्रिकेट डिप्लोमेसी से ही संभव हुआ है। मोदी ने भारत की डिप्लोमेसी को जनता से भी जोड़ दिया। अब तक आम आदमी नहीं जानता था क्या होती है डिप्लोमेसी, क्या होती है कूटनीति। जब ये तस्वीरें लोग देखते हैं तो समझते हैं, लोग खुद इसके साथ जुड़ते हैं। इसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने का काम किया पीएम मोदी ने, जो अब तक दिल्ली के हैदराबाद हाउस तक सीमित था। अब आपको मैं दिखाता हूं ये हैदराबाद हाउस क्या है। हैदराबाद हाउस की तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को हैदराबाद हाउस में देख रहे हैं। जो भी दुनिया के अलग अलग देशों का राष्ट्रीय अध्यक्ष आता था, दिल्ली के इस हैदराबाद हाउस में उससे देश के प्रधानमंत्री मिल लिया करते थे। पीएम मोदी ने इसको तोड़ा है, इटली की पीएम के साथ प्रधानमंत्री मिले। अगली तस्वीर दिखाइए, हैदराबाद हाउस में पुतिन से भी मिले थे। ये हैदराबाद हाउस की तस्वीर है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बोरिस जॉनसन जब ब्रिटेन के पीएम थे तो उनसे भी मुलाकात इसी हैदराबाद हाउस में हुई थी। अब सोचिए जरा, ये हैदराबाद हाउस है क्या? हैदराबाद हाउस कौन सी जगह है जहां देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष से मिलते हैं? आज से पहले आपने न सुना होगा न शायद जानते होंगे हैदराबाद हाउस कहां है, क्या है। तो मैं आपको दिखाता हूं, ये है हैदराबाद हाउस। ये हैदराबाद निजाम का एक महल हुआ करता था जहां हैदराबाद के निजाम आकर ठहरते थे, जो अब भारत सरकार की अनमोल इमारत है, जहां दो देशों के रिश्तों को परवान चढ़ाया जाता है। इसलिए इसे कूटनीति का बड़ा केंद्र भी कहा जाता है। इसे प्रधानमंत्री का राज्य गेस्ट हाउस भी कहा जाता है, जहां प्रधानमंत्री विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हैं और यहां विदेशी नेताओं के साथ बैठक और समझौते होते हैं। मेहमानों के लिए यहां भोज का आयोजन भी किया जाता है और हैदराबाद हाउस में आम लोगों के प्रवेश बंद है, आम आदमी इसमें नहीं जा सकता। हैदराबाद हाउस लुटियन जोन में आता है और ये अकबर रोड पर इंडिया गेट, अगर आप दिल्ली में आए हैं तो इंडिया गेट के पास ही मौजूद है हैदराबाद हाउस। हैदराबाद हाउस का निर्माण 1928 में हुआ था। आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंस ने इसे डिजाइन किया था और जिसे तितली के आकार का
बनाया गया। हैदराबाद हाउस में 36 कमरे हैं। यह है हैदराबाद हाउस। अब मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे इसे बदल दिया, लोगों को हैदराबाद हाउस से बाहर निकाला। कैसे निकाला यह आपको बताता हूं। अब उसके बाद यानी मोदी के पीएम बनने के बाद जो राष्ट्राध्यक्ष आने लगे, मोदी उन्हें सिर्फ हैदराबाद हाउस में नहीं ले जाते थे, उन्हें अहमदाबाद भी लैंड कराते थे। ये आप देख रहे हैं, जिनपिंग आए थे तो प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद ले गए थे और साबरमती के किनारे देख रहे हैं आप, जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो मोदी उन्हें भी अहमदाबाद ले गए थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रंप जब भारत आए थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा। बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के पीएम आए थे तो उन्हें भी साबरमती लेकर गए थे अहमदाबाद। तो प्रधानमंत्री ने कैसे दुनिया के अलग अलग राष्ट्र अध्यक्षों को सिर्फ दिल्ली के हैदराबाद हाउस नहीं बुलाया, प्रधानमंत्री 18 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को अहमदाबाद लेकर गए। इसका मतलब यह है कि देश के दूसरे शहरों से, दूसरी संस्कृति से भी वाकिफ कराना है और लोगों को भी जोड़ना है। यह 2014 की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। शी जिनपिंग जिस वक्त भारत आए थे। अगली तस्वीर दिखाइए। यह आप देख रहे हैं 2017 में जब शिंजो आबे भारत आए थे तो उन्हें अहमदाबाद ले जाया गया। नेतन्याहू 2018 में आए थे, इन्हें भी अहमदाबाद ले जाया गया। 2020 में डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उनका स्वागत भी अहमदाबाद में हुआ। उसके बाद ट्रंप आगरा भी आए थे। 2021 में प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, वो भी अहमदाबाद उन्हें ले जाया गया। 2022 में बोरिस जॉनसन आए, उनका भी अहमदाबाद में स्वागत हुआ। और 2023 में एंथनी एल्बनीज, वो भी अहमदाबाद में उनका वेलकम हुआ। ये कुछ बड़े राष्ट्र अध्यक्षों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई हैं, लेकिन ऐसे 18 देशों के जो हेड्स थे उन्हें अहमदाबाद में ले जाया गया। इससे मोदी ने पूरी डिप्लोमेसी को, पूरी कूटनीति को, विदेश के साथ कैसे रिश्ते हो, इसे बदल दिया है। लेकिन सुनिए जरा, अहमदाबाद में लोग जो तस्वीरें देख रहे थे कि प्रधानमंत्री क्रिकेट स्टेडियम में, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 2011 में जब दोनों पीएम्स आए थे। सो अब 2023 में ऐसा हो रहा है। सो वी ऑल आर रियली एक्साइटेड। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमेशा से जो टायर्स रहे हैं हमारे वर्क रिलेटेड और स्टडी रिलेटेड, आई एम श्योर इससे और डीप होगा। Loving the game, loving the country. It's all good. Have fun. Enjoy the game. दोनों मैच के पीएम साथ में रहने की मजा, उसके साथ में क्रिकेट मैच देखने की मजा, दोनों मजा एक साथ में मिलने दोगुना मजा हो जाएगा। मैच भी और पीएम मोदी को, पीएम मोदी का पहले मैच तो हर रोज होती है। पीएम मोदी साहब यहाँ आते हैं ना अहमदाबाद में, गुजराती को मजा आता है। वेलकम ऑस्ट्रेलिया के एंथनी एल्बर्ट के, उसको लगेगा कि नहीं दुनिया के अंदर कोई है राजा इंडिया का। दोनों पीएम आ रहे हैं तो उत्साह तो होगा ही नहीं, कैसे नहीं होगा। गुजरात वाले हैं भाई, मोदी 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 मोदी। लेकिन कुछ लोगों को परेशानी हो रही है कि मोदी आखिर क्यों जा रहे हैं मैच देखने, मोदी आखिर क्यों ले जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम को। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है। जयराम रमेश ने कहा, अपने ही नाम वाले स्टेडियम में दर्शकों का अभिवादन करते हुए चक्कर लगाना आत्ममुग्धता का चरम है। ये जयराम रमेश कह रहे हैं। लेकिन जयराम रमेश को एक तस्वीर और दिखाता हूं मैं। आइए जरा, एक तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं जयराम रमेश को, वो जरूर देखनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ यूसुफ रजा गिलानी है और ये एक स्टेडियम की तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाइए, अगर स्टेडियम की तस्वीर है आपके पास। स्टेडियम की तस्वीर है। इन्हें भी लेकर गए थे 2011 में मैच दिखाने के लिए। तो जयराम रमेश को यह तस्वीर नहीं भूलनी चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि भारत के जो पड़ोसी हैं, उन पड़ोसियों के साथ कैसे भारत एक्शन ले सकता है। अमेरिका भी इस बात को मान रहा है। अमेरिका भी मान रहा है कि मोदी घुसकर मारेंगे। यह मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कोई छोटा मोटा देश नहीं है अमेरिका। अमेरिका ने मोदी की ताकत को पहचान लिया है। अमेरिका की संसद में यह बात कही गई। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, कि चीन और पाकिस्तान ने अगर हिमाकत की, अमेरिका कह रहा है चीन और पाकिस्तान ने अगर मोदी को उकसाया तो मोदी इन्हें अंदर घुसकर भी जवाब देंगे। रिपोर्ट देखिए जरा। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। ये हमारा सिद्धांत है, हम
घर में घुस के मारेंगे। उकसाया तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस कर मारेंगे। मोदी ने जो कहा वो करके भी दिखाया। मोदी का ये ऐलान अब ग्लोबल पैगाम बन गया है। अमेरिका ने भी माना है कि भारत को छेड़ा तो मोदी छोड़ेंगे नहीं। वो भीषण सैन्य कार्रवाई करेंगे, सर्जिकल प्रहार करेंगे। ये पड़ोसी पाकिस्तान और चीन को चेतावनी भी है और अमेरिका का पैगाम भी कि मोदी देश के दुश्मनों से चुन चुन कर हिसाब लेंगे। और मैं दोस्तों इंतजार लंबा नहीं कर सकता। चुन चुन करके हिसाब लेना ये मेरी फितरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेवजह नहीं बोलते। जो बात वो बोल रहे हैं वो बात अमेरिका भी बखूबी समझ रहा है। अब आपको बताते हैं अमेरिका ने बात कहां कही है और क्यों कही है। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में अमेरिका क्या रुख रखता है, देखिए जरा। ये अमेरिकी संसद की तस्वीर आप देख रहे हैं। अमेरिकी संसद। पाकिस्तान ने उकसाया तो मोदी बड़ा हमला करेंगे। भारत पाकिस्तान पर बड़ी सैन्य कार्रवाई कर सकता है, यानी सर्जिकल स्ट्राइक से भी घातक हमला हो सकता है। अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट ने यह दावा किया है। यूएस संसद में एनुअल थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट पेश की गई, सालाना रिपोर्ट। राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी यह रिपोर्ट सौंपी गई और रिपोर्ट में पाकिस्तान को बचकर रहने की सलाह दी गई। आतंक को पनाह देना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। सेना, आईएसआई और पाक सरकार का आतंकियों से गठजोड़ है। कश्मीर में हिंसा और आतंक से हालात बिगड़े हैं। छेड़ने पर भारतीय सेना कड़ी कार्रवाई को तैयार है, यह अमेरिकी संसद की रिपोर्ट में। चीन से रिश्तों पर भी अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है। बातचीत के बावजूद भारत चीन से रिश्ते बिगड़ेंगे। 2020 की गलवान झड़प के बाद से ही दोनों देशों में तनाव है। अब भारत चीन की हर हरकत का जवाब देने में सक्षम है, ये अमेरिका कह रहा है। एलएसी के मुद्दे पर दोनों देशों में टकराव का जोखिम बढ़ा है, यानी भारत और चीन के बीच जंग का भी खतरा है। अब सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट को, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। पीके सहगल बता रहे हैं आपको कि इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं। दुनिया को मालूम चल चुका है भारत की ताकत। हिंदुस्तान की सरकार ने साफ तौर पे कह दिया हुआ जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जीरो टॉलरेंस। अगर पाकिस्तान ने किसी प्रकार के हादसे को अंजाम दिया जम्मू कश्मीर के अंदर या पंजाब के अंदर या कहीं और भी, तो हिंदुस्तान घुसकर उसके खिलाफ वही कार्रवाई करेगा जो उसने पुलवामा और उरी के बाद किया। लीडरशिप की ट्रेनिंग की वजह से हिंदुस्तान के सामने नहीं टिक सकते और हिंदुस्तान कड़ा जवाब देगा अगर किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ की तो। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि आखिर चाइना, उससे पहले आपको बताऊं भारत ने क्या तैयारी की है। भारत के बारे में अमेरिका क्यों कह रहा है वो जरा आपको दिखाता हूं। देखिए, भारतीय सेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है। मोदी सरकार में देश की सेना और मजबूत हो गई। 9 साल में भारत का जो रक्षा बजट है वो 3 गुना बढ़ गया है। जो कभी 2.5 लाख करोड़ हुआ करता था वो अब लगभग 6 लाख करोड़ हो गया है। हथियारों के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो गया है। 75 देशों को भारत हथियार निर्यात कर रहा है। सोचिए, 75 देशों को भारत हथियार और सेना को दुनिया में लोहा मानती है। भारत का हथियार और सेना, इसका लोहा दुनिया मान रही है। 2 बार पाकिस्तान में घुसकर मारा है इन 9 सालों में। 2016 में उरी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। 19 में पुलवामा के बाद एयर स्ट्राइक किया हिंदुस्तान ने। एलएसी में चीन की चाल को भी करारा जवाब दिया है। डोकलाम, गलवान में चीनी सेना पीछे हटी। सेना को रफाल, तेजस जैसे लड़ाकू विमान मिले हैं और मिसाइल, हाईटेक रॉकेट लॉन्चर से सेना लैस हो गई। बॉर्डर तक सड़कों और पुलों का जाल बिछ गया है। डिफेंस कॉरिडोर और नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है। यह जो ताकत भारत की है, इस ताकत की वजह से आपको पता क्या हुआ? इस ताकत की वजह से चीन ने अपनी ताकत बढ़ानी शुरू कर दी, क्योंकि चीन भी खौफजदा है, डरा हुआ है। मोदी राज में भारत की सेना बहुत मजबूत हुई है। नया इंडिया ईंट का जवाब पत्थर से देता है, इसलिए ताकतवर पड़ोसी भी परेशान है। मोदी के इरादे और भारत की सेना की ताकत को देखते हुए चीन अब नए नए प्लान बना रहा है। इकोनॉमी में चीन की हालत बेहद खराब है।
लेकिन वो युद्ध की तैयारियों में भी जुटा हुआ है। चीन अपना रक्षा बजट लगातार बढ़ा रहा है, नए नए हथियार और टेक्नोलॉजी खरीदने में लगा हुआ है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं मोदी चीन के खिलाफ मोर्चा न खोल दे। भारत ने एलएसी के पास गलवान में हाल ही में पेट्रोलिंग बढ़ाकर यह पैगाम दिया है कि भारत करारा जवाब देने को तैयार है। भारत ने लद्दाख और गलवान से चीन को संदेश भी दिया है कि वो अब शांति वार्ता के चीन के धोखे में आने वाला नहीं और जवाब देगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं? चीन को डर है, इसलिए चीन पैसा पानी की तरह उड़ा रहा है अपने बजट में, हथियार खरीदने और बनाने में। देखिए जरा क्या तैयारी है चीन की। जंग के खतरे को देखते हुए चीन की बड़ी तैयारी। चीन ने हाल में रक्षा बजट 7.2% बढ़ा दिया है। चीन का रक्षा बजट 18 लाख करोड़ हो गया। 18 लाख करोड़, भारत का लगभग 6 लाख करोड़। 10 साल में चीन का रक्षा बजट दोगुना हो गया है। अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। लगातार 8वें साल चीन ने रक्षा बजट में इजाफा कर दिया। गिरती अर्थव्यवस्था के बीच भी डिफेंस में खर्चा बढ़ाया है। यानी चीन को भारत से हमले का डर सता रहा है। युद्ध की तैयारी और सैन्य क्षमता बढ़ाने पर उसका पूरा जोर है, इसलिए सबसे ज्यादा पैसा वो पानी की तरह डिफेंस पे, अपने रक्षा क्षेत्र में खर्च कर रहा है। सेना की तैनाती पर वो भारी खर्च कर रहा है। बड़े पैमाने पर हथियार खरीद रहा है चीन। हथियार बनाने में भी वो दुनिया के 4थे नंबर पर है। दुनिया की टॉप 10 हथियार कंपनी में तीन चीन की हैं और चीन खुलकर रूस का समर्थन करता है। रूस से उसे कच्चा माल और तकनीक भी मिलती है। 5 साल में 81% हथियार उसने रूस से खरीद लिए हैं। इसके बाद रूसी टेक्नोलॉजी में अपने हिसाब से सुधार किया है। भारत के आक्रामक तेवर से भी चीन की तैयारी बढ़ी है। एलएसी के पास भारतीय सेना ने पेट्रोलिंग बढ़ाई है। गलवान में भारतीय सेना ने क्रिकेट और हॉकी खेली है। गलवान में भारतीय सेना की जो तैयारी है उससे चीन डरा हुआ है। अब जरा सुनिए कर्नल दिनेश नैन को, जो बता रहे हैं कि आखिर चीन बेशक तैयार हो, लेकिन भारत की जो ताकत है, भारत जानता है लड़ाई यहां से जीती जाती है और लड़ी जाती है, हथियार उसके बाद आते हैं। सुनिए जरा। 2 साल पहले जब से चीन ने भारत के साथ एलएसी के ऊपर ये छुटपुट घटनाएं शुरू की और बाद में पूर्वी लद्दाख के अंदर गलवान वैली के अंदर जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद भारत की तैयारी देखकर भारत ने जो अपने बैटल इंटीग्रेटेड ग्रुप्स पूरे के पूरे ईस्ट सेक्शन के अंदर लगा दिए, ये सब देखकर ये लाजिम बात है कि चीन चौकन्ना होगा। और चूंकि चीन का क्षेत्रफल इतना फैला हुआ है और इतने देशों से इसकी बाउंड्री लगती है और हर जगह इसके झगड़े चल रहे हैं, और साउथ चाइना सी में क्वाड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और अमेरिका का जो ग्रुप बन करके इसके लिए एक तरीके से चुनौती बनता जा रहा है। लाजिम सी बात है चीन का बजट अब और बढ़ेगा और चीन दिखाएगा कुछ, लेकिन रियल में देखा जाए तो उससे तो ये डर सिर्फ चीन को नहीं है, यही डर पाकिस्तान को भी है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, पाकिस्तान में खाने को नहीं है, आटा नहीं है, रोटी नहीं है, दाल सब्जी नहीं है, लेकिन हथियार हैं, क्योंकि भारत से डर है। जो बात अमेरिका कह रहा है कि भारत घुसकर मारेगा, इसलिए भले सब्जी ना मिल रही हो लेकिन मिसाइल पूरी है। पाकिस्तान को हमेशा हमले का डर सताता है। उसे लगता है कि मोदी कभी भी हमला कर सकते हैं, इसलिए कंगाली के बीच भी रक्षा बजट कम नहीं किया। पाकिस्तान का रक्षा बजट 11 अरब डॉलर का है, जबकि उस पर 140 अरब डॉलर का कर्ज है, यानी रक्षा बजट से 10 गुना ज्यादा कर्ज। हर नागरिक पर कर्ज देखिए जरा, पाकिस्तान में हर नागरिक पर एवरेज औसत कर्ज है 2,16,000 रुपए। जनता भुखमरी और सरकार कंगाली से बेहाल है। कर्ज के लिए दुनिया के सामने पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। कंगाली के बीच भी पाकिस्तान जमकर हथियार खरीद रहा है। 2021 में 263 मिलियन डॉलर के बख्तरबंद वाहन खरीदे, 358 मिलियन डॉलर के जहाज खरीद लिए, 25 मिलियन डॉलर के सेंसर खरीद लिए। सेना पर भी पाकिस्तान बेतहाशा पैसे लुटा रहा है। वर्ल्ड बैंक, IMF तक सैन्य बजट घटाने की सलाह दे चुके। विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पर 1500% तक कटौती की है, यानी बाकी सारी कटौती, लेकिन 15% कटौती की है, लेकिन रक्षा बजट में उसने कोई कटौती नहीं की है। भारत से डरा पाक सरहद पर तैनाती बढ़ाने में लगा है, यानी खाने को कुछ नहीं है। बेशक बारूद खाना पड़े, गोलियां खानी पड़े, बम खाने पड़े, लेकिन बम खरीदना बंद नहीं करेंगे, भले ही खाने को कुछ ना बचा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर, दुखद खबर।
नहीं रहे बॉलीवुड के कैलेंडर सतीश कौशिक, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये परसों की तस्वीर है। परसों तक हष्ट पुष्ट पूरी तरह से स्वस्थ थे, होली के कार्यक्रम में मौजूद थे, अपने दोस्तों के बीच थे, डांस भी कर रहे थे सतीश कौशिक। अगली तस्वीर दिखाई जरा, या वो कल की तस्वीर में दिखा रहा था, ये 7 तारीख की तस्वीर है। बिल्कुल फिट, लोगों से मिल रहे थे, अपने चाहने वालों से मिल रहे थे, सेल्फी खिंचवा रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए, और ये होली समारोह की तस्वीर है, जावेद अख्तर साहब के साथ सतीश कौशिक साहब की तस्वीर। सोचिए, उनकी मुस्कान से आपको अंदाजा नहीं होगा कि उन्हें कुछ हो भी सकता है। अगली तस्वीर दिखाई, उस कार्यक्रम में महिमा चौधरी भी मौजूद थी, इन सब के साथ सतीश जी मौजूद थे। और अगली तस्वीर दिखा रहा हूं, ये अली फजल के साथ आप देख रहे हैं सतीश कौशिक को। लेकिन क्या हुआ, उनकी मौत बेशक अचानक हुई, लेकिन उनका पोस्टमार्टम भी किया गया। क्यों आखिर पोस्टमार्टम हुआ, यह आपको बताता हूं। फिल्म अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हुआ और बुधवार देर रात 1:30 बजे दिल्ली में उनका निधन हुआ। दिल्ली में होली के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए हुए थे। बिजवासन स्थित फार्म हाउस में परिवार के साथ पहुंचे थे। 8 मार्च को धूमधाम से दोस्तों के साथ होली मनाई। 9 मार्च को रात 12:10 पर करीब उन्हें बेचैनी सी होने लगी। सतीश कौशिक ने अपने मैनेजर को फोन किया। उसके बाद सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की उन्हें दिल्ली के उसके बाद फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। शव का दीनदयाल हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दिल का दौरा बताई गई है। शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं है। दिल्ली पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सतीश जी अब हमारे बीच ना हो, लेकिन अपनी फिल्मों के जरिए, अपने काम के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में रहेंगे। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।